मान लीजिए कि सरकार किसी नागरिक को एक गोल्डन टिकट देती है। अच्छा, एक गोल्डन टिकट। हाँ, एक ऐसा टिकट जो पूरे 12 हफ्ते की सवेतन मतलब पेड लीव की एकदम पक्की गारंटी देता है। हम्म ताकि एक माँ अपने गोद लिए हुए नए बच्चे के साथ समय बिता सके, है ना? बिल्कुल, उसके साथ एक मजबूत रिश्ता बना सके। हम्म तो सुनने में ये एक बेहद शानदार और संवेदनशील कदम लगता है। हाँ, काफी प्रगतिशील सोच लगती है। लेकिन अ, इस टिकट के साथ ना एक बहुत ही अजीबोगरीब शर्त जुड़ी हुई है। कैसी शर्त? शर्त कुछ ऐसी है कि वो टिकट उस समय से पहले ही एक्सपायर हो जाता है जब सरकार असल में उस बच्चे को कानूनी रूप से घर ले जाने की इजाजत देती है। ओहो, मतलब एक ऐसा फायदा जो बस कागजों पर तो बहुत चमक रहा है। हाँ, पर असल जिंदगी में उसका इस्तेमाल करना गणितीय और व्यवहारिक रूप से पूरी तरह असंभव है। ये तो एक बहुत ही सटीक विडंबना है। मतलब दशकों से हमारे समाज और हमारे कानूनों ने परिवार की परिभाषा को एक बहुत ही सख्त ब्लूप्रिंट की तरह देखा है। एक फिक्स ढांचे की तरह। एकदम सही। ईंट, सीमेंट और लोहे का एक फिक्स ढांचा, हम्म। जैसे कि डीएनए, ब्लड लाइन और जो बायोलॉजिकल रिश्ते होते हैं। हम्म। अगर ये सब है तो वो परिवार है, और अगर ये ढांचा नहीं है तो कानून के पास उसे समझने के लिए बहुत कम जगह होती थी। हाँ, ऐतिहासिक रूप से देखें तो कानूनी नजरिए में एक तरह की बहुत तकनीकी कठोरता रही है। रिश्तों को साबित करने के लिए हमेशा जैविक प्रमाणों की जरूरत पड़ती थी। बिल्कुल, और तय समय सीमाओं की भी। लेकिन असल जिंदगी का ब्लूप्रिंट इतना सीधा तो होता नहीं है। एकदम नहीं। इंसान के रिश्ते, भावनाएं और परिवार कोई कंक्रीट से थोड़ी बनते हैं। सही बात है। और यही वजह है कि आज की हमारी ये जो गहरी छानबीन है, ये बेहद खास है। हम्म तो आज हम जिन सोर्स मटेरियल्स पर बात कर रहे हैं उनमें हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले की कॉपी है। जो हंस नंदिनी नंदूरी बनाम भारत संघ वाला केस है। जी, बिल्कुल। और साथ ही कुछ बेहद बारीक कानूनी विश्लेषण और हमारे अपने नोट्स भी शामिल हैं। तो इस पूरी चर्चा का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कानून अब केवल जैविक और तकनीकी पहलुओं के बजाय परिवार की जो भावनात्मक और विकासात्मक जरूरतें हैं उनको प्राथमिकता दे रहा है। एकदम सही। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इस मुद्दे की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि कोर्ट के कमरों में ऐसा क्या हुआ जिसने मातृत्व की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए ना हमें उसी गोल्डन टिकट वाले उदाहरण पर वापस जाना होगा। हाँ, जो एक्सपायर हो जाता है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने असल में जिस चीज को खत्म किया है वो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का सेक्शन 60 सब सेक्शन 4 था। ये वही कानून था जो कागज पर तो मदद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन असल में एक बहुत बड़ा भ्रम था। तो अगर इस नियम को हम थोड़ी सरल भाषा में समझें तो ये सेक्शन 64 उन महिलाओं को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव देता था जो किसी बच्चे को गोद लेती थी। हाँ, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी शर्त थी। शर्त ये थी कि बच्चा 3 महीने से कम उम्र का होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब अगर बच्चा 3 महीने और 1 दिन का भी है तो ये छुट्टी नहीं मिलेगी। ये नियम सुनने में ऐसा लगता है जैसे कानून बनाने वालों ने सोचा होगा कि बायोलॉजिकल रूप से पैदा हुए बच्चों और गोद लिए हैं बच्चों के लिए बस एक ही तरह का टाइमलाइन सेट कर दिया जाए। हाँ, मतलब कानून बनाने वालों की सोच शायद यही रही होगी कि शुरुआती महीनों में ही बच्चे को सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है ना? लेकिन उन्होंने भारत में गोद लेने की जो जमीनी हकीकत है और जो कानूनी प्रक्रिया की लंबी अवधि है उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। भारत में गोद लेने की पूरी प्रक्रिया कारा यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की गाइडलाइंस के तहत चलती है। हाँ, कारा के नियम। और कारा के नियम बहुत सख्त हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक बच्चे के भविष्य और उसकी सुरक्षा का सवाल है। तो कारा की ये सख्त प्रक्रिया इस 3 महीने वाले कानून के साथ कैसे टकरा रही थी? क्योंकि किसी भी आम इंसान को तो यही लगेगा कि अगर बच्चा अनाथालय में है तो उसे तुरंत गोद लिया जा सकता है। यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। मतलब जब कोई बच्चा सिस्टम में आता है, चाहे वो खो गया हो या उसे छोड़ दिया गया हो, तो उसे तुरंत गोद लेने के लिए उपलब्ध नहीं माना जाता। सबसे पहले जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है वो ये सुनिश्चित करती है कि वो बच्चा कानूनी रूप से गोद लिए जाने के लिए लीगली फ्री है या नहीं। अच्छा। इस प्रक्रिया में एक बहुत ही सघन बैकग्राउंड चेक होता है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। ये देखा जाता है कि कहीं ये बच्चा किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार तो नहीं है। ये तो बहुत जरूरी कदम है। बिल्कुल। उसके जो जैविक माता पिता या रिश्तेदार हैं उनको खोजने के लिए अखबारों में बकायदा विज्ञापन दिए जाते हैं। और इन सब में तो काफी समय लगता होगा। बहुत समय लगता है। मतलब कानूनी रूप से ही
जैविक माता पिता को सामने आने के लिए जो अनिवार्य समय दिया जाता है वही कई हफ्तों का होता है। ओहो। उसके बाद बच्चे का मेडिकल चेकअप होता है, कागजी कार्रवाई होती है और फिर कानूनी क्लियरेंस मिलती है। तो मतलब 3 महीने तो ऐसे ही निकल गए। हाँ, सांख्यिकीय और कानूनी रूप से किसी भी बच्चे का जन्म के 3 महीने के भीतर इस पूरी प्रक्रिया से गुजरकर गोद लिए जाने के लिए पूरी तरह से क्लियर होना लगभग असंभव है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून एक ऐसी स्थिति की मांग कर रहा था जो हमारे सिस्टम में मौजूद ही नहीं है। एकदम सही। मतलब एक माँ जो बच्चे को गोद ले रही है वो सोचती है कि चलो उसे 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी ताकि वो अपने बच्चे के साथ समय बिता सके। लेकिन क्योंकि सरकारी और कानूनी प्रक्रिया में 3 या 4 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाता है, वो उस छुट्टी के लिए कभी एलिजिबल हो ही नहीं पाती। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल यही बात एक बहुत सख्त कानूनी भाषा में कही है। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने इस पुराने कानून को छलावा या अंग्रेजी में इल्यूजरी कहा है। छलावा, बिल्कुल सटीक शब्द है ना? ये एक ऐसा अधिकार था जो सिर्फ किताबों में जिंदा था। मतलब असल जिंदगी में कोई भी माँ इसका फायदा उठा ही नहीं पा रही थी। अब यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। मतलब किसी कानून का अव्यावहारिक होना या काम ना करना एक बात है। हाँ। सरकारें अक्सर ऐसे कानून बनाती हैं जो जमीनी स्तर पर फेल हो जाते हैं और फिर उन्हें धीरे धीरे सुधारा जाता है। सही बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिर्फ खराब ड्राफ्टिंग कहकर नहीं छोड़ा। नहीं, उन्होंने इसे सीधे तौर पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। बिल्कुल। संविधान की कसौटी पर इस 3 महीने के नियम को परखना इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, तो जब सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करता है ना, खासकर जब मामला समानता के अधिकार का हो, तो वो एक खास कानूनी सिद्धांत का इस्तेमाल करता है जिसे रैशनल नेक्सस या तार्किक संबंध कहते हैं। अच्छा, रैशनल नेक्सस। हाँ, अदालत ये पूछती है कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या कानून में जो शर्तें रखी गई हैं वो उस उद्देश्य को हासिल करने में कोई तार्किक मदद कर रही हैं या नहीं। तो अगर इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी के एक आम उदाहरण से समझें, मान लीजिए सरकार सड़क सुरक्षा के लिए एक नियम बनाती है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी को हेलमेट पहनना होगा। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की जान बचाना है। हाँ। लेकिन नियम में एक अजीब सी शर्तें जोड़ दी जाती हैं कि ये हेलमेट सिर्फ उन्हीं लोगों को मुफ्त मिलेगा जो नीले रंग की शर्ट पहनते हैं। अरे बाप रे। अब नीले रंग की शर्ट का सड़क सुरक्षा या सिर बचाने से कोई रैशनल नेक्सस तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है। ये एक मनमानी शर्त है जो मूल उद्देश्य को ही खत्म कर देती है। ये हेलमेट वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। अब अगर हम इसे मैटरनिटी लीव के संदर्भ में देखते हैं, मैटरनिटी लीव का मूल उद्देश्य क्या है? माँ और बच्चे की देखभाल। बिल्कुल। इसका उद्देश्य है माँ को समय देना ताकि वो बच्चे की देखभाल कर सके और माँ बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बन सके। मतलब ये पूरी तरह से बच्चे के कल्याण या चाइल्ड वेलफेयर के लिए है। और कोर्ट ने देखा कि छुट्टी को बच्चे की उम्र के आधार पर सीमित करना, कि अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है तो छुट्टी मिलेगी, अगर 4 महीने का है तो नहीं मिलेगी। इस शर्त का मैटरनिटी लीव के मूल उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं है। रैशनल नेक्सस नहीं है। एकदम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उम्र की ये जो सीमा है वो पूरी तरह से मनमानी है। इसने संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा उल्लंघन किया। ये नियम न सिर्फ जैविक माताओं और गोद लेने वाली माताओं के बीच एक अनुचित भेदभाव पैदा कर रहा था, बल्कि खुद गोद लेने वाली माताओं के बीच भी एक लकीर खींच रहा था। बिल्कुल। 3 महीने से छोटे बच्चे की माँ और 3 महीने से बड़े बच्चे की माँ के बीच। तो यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि कोर्ट ने इसका समाधान क्या निकाला। सुप्रीम कोर्ट के जो नए आदेश हैं वो बहुत ही स्पष्ट हैं और परिवार की परिभाषा को एक नया आकार देते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो सेक्शन 60(4) को असंवैधानिक घोषित करके पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। दूसरा, अब सभी गोद लेने वाली माताओं और सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली माताओं को 12 हफ्ते की पेड लीव मिलेगी, जो कि बहुत बड़ी जीत है ना? और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इसमें बच्चे की उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। मतलब बच्चा चाहे किसी भी उम्र का हो। बिल्कुल। ये छुट्टी उस दिन से शुरू होगी जिस दिन बच्चा असल में माँ को सौंपा जाएगा। ये आदेश कानून की नजर में मातृत्व को एक नई गरिमा देता है। मतलब ये इस बात को स्वीकार करता है कि परिवार सिर्फ खून से नहीं बनते बल्कि कानूनी और भावनात्मक प्रक्रियाओं से भी बनते हैं। चलिए, यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा क्योंकि ये सवाल अक्सर उठता है। जी, पूछिए। हम सब समझते हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए,
लेकिन अगर हम मैटरनिटी लीव शब्द की इतिहास और इसके पीछे के मेडिकल कारणों को देखें तो ये छुट्टी मूल रूप से इसलिए दी जाती थी ताकि एक महिला बच्चे को जन्म देने के बाद शारीरिक रूप से रिकवर कर सके। लेबर पेन, सर्जरी, हार्मोनल बदलाव, इन सब से उभरने के लिए शरीर को आराम की जरूरत होती है। बिल्कुल, ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। अब मान लीजिए कि कोई माँ एक 5 साल के बच्चे को गोद लेती है, वहां तो बच्चे के जन्म से जुड़ी कोई शारीरिक रिकवरी शामिल ही नहीं है। महिला को कोई मेडिकल रेस्ट नहीं चाहिए। तो फिर इस स्थिति में 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव देने का क्या तर्क है? क्या हम एक मेडिकल लीव को इमोशनल लीव में नहीं बदल रहे हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और दशकों से नीतियां बनाते समय यही तर्क हावी भी रहा है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मां होने का मतलब केवल बच्चे को जन्म देने की एक शारीरिक या बायोलॉजिकल प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। अच्छा। शारीरिक रिकवरी मैटरनिटी लीव का सिर्फ एक हिस्सा है, वो पूरी की पूरी तस्वीर नहीं है। यानी कोर्ट ये कह रहा है कि मातृत्व कोई एक दिन का मेडिकल इवेंट नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एकदम सही। कोर्ट के अनुसार मातृत्व या मदरहुड मुख्य रूप से देखभाल और भावनात्मक जुड़ाव से परिभाषित होता है। कोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर यानी बाल कल्याण को केंद्र में रखा। जब कोई बच्चा एक परिवार में आता है ना, तो केवल माँ का शरीर ही एडजस्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि वो बच्चा भी एक पूरी नई दुनिया में एडजस्ट कर रहा होता है। इस नजरिए से अगर हम उस 5 साल के बच्चे वाले उदाहरण को ही लें तो ये तर्क और भी मजबूत हो जाता है। बिल्कुल। कैसे? क्योंकि एक नवजात शिशु तो फिर भी अपनी शुरुआती अवस्था में होता है, लेकिन जब एक बड़ा बच्चा गोद लिया जाता है तो उसके पास अतीत की यादें होती हैं। बहुत गहरी यादें होती हैं। वो शायद कई सालों तक किसी अनाथालय में रहा हो, कई अलग अलग लोगों के बीच रहा हो, या शायद उसने कुछ बुरे अनुभव झेले हों। हाँ। एक बड़े बच्चे को एक नए घर, एक नए परिवार और एक बिल्कुल नए माहौल में ढलने के लिए नवजात शिशुओं की तुलना में अक्सर बहुत ज्यादा समय, धैर्य और मनोवैज्ञानिक ध्यान की आवश्यकता होती है। उस 5 साल के बच्चे के लिए ये ट्रांजिशन बहुत डरावना भी हो सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसे कोर्ट ने समझा है। पता है, बड़े बच्चों में अक्सर इंस्टीट्यूशनल ट्रॉमा या संस्थागत आघात होता है। ट्रॉमा। उनके लिए ये विश्वास करना मुश्किल होता है कि ये नया घर उनका स्थायी घर है। सही बात है। इसलिए उस बच्चे और नई माँ के बीच विश्वास कायम करने और बॉन्डिंग के लिए ये जो शुरुआती समय होता है ना, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। कानून अब ये मान रहा है कि मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव बनाने में जो मेहनत लगती है वो शारीरिक मेहनत से कम नहीं है। ये सिर्फ एक बच्चा घर लाने की बात नहीं है, ये एक इंसान के दिमाग में सुरक्षा की भावना पैदा करने की बात है। यहाँ कहानी वाकई बेहद दिलचस्प हो जाती है। हाँ। क्योंकि जब हम इन सोर्स मटेरियल्स का अध्ययन कर रहे थे तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आई। कौन सी बात? कोर्ट ने शुरुआत मैटरनिटी लीव की बहस से की थी, लेकिन बात सिर्फ माँ और बच्चे तक सीमित नहीं रही। कोर्ट ने पूरे परिवार के ढांचे और समाज के नजरिए पर एक बहुत ही गहरी टिप्पणी कर दी। ओह, आप पैटर्निटी लीव वाली टिप्पणी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं पैटर्निटी लीव या पितृत्व अवकाश पर की गई टिप्पणी की। हाँ, तो कानूनी भाषा में इसे ओबिटर डिक्टम कहते हैं। ओबिटर डिक्टम? और ये किसी जज द्वारा फैसले के दौरान की गई एक ऐसी टिप्पणी होती है जो सीधे तौर पर उस केस का अंतिम निर्णय तो नहीं होती, लेकिन उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये भविष्य के लिए एक रास्ता दिखाती है। एकदम सही। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि परवरिश कोई अकेले करने वाला काम नहीं है। वाह। कोर्ट ने सरकार से आग्रह किया कि वह पैटर्निटी लीव को एक मजबूत अधिकार बनाने पर विचार करे। ये एक छोटी सी लाइन है कि परवरिश अकेले करने वाला काम नहीं है, लेकिन इसका वजन बहुत भारी है। बहुत भारी है। तो क्या कोर्ट अप्रत्यक्ष रूप से यह कह रहा है कि सरकार और समाज को अब उन सदियों पुरानी जेंडर रूढ़ियों, जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, उनको तोड़ना चाहिए, जहां यह मान लिया गया है कि देखभाल करना केवल और केवल औरत का काम है? ये इस पूरे फैसले का सबसे दूरदर्शी हिस्सा है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो जब समाज या कानून ये मान लेता है कि बच्चे की देखभाल सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है और इसीलिए सिर्फ उसी को लंबी छुट्टी मिलनी चाहिए, तो ये असल में पुरानी रूढ़िवादी सोच को ही संस्थागत रूप दे रहा है। हाँ, ये तो सीधा सीधा महिलाओं पर देखभाल का पूरा बोझ डाल देता है। बिल्कुल। और इस सोच की वजह से अक्सर वर्कप्लेस पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, उनके करियर या व्यक्तिगत विकास में रुकावट आती है। क्योंकि नियोक्ताओं को लगता है कि बच्चे के आते ही महिला काम से गायब हो जाएगी। एकदम सही। और इसका दूसरा पहलू भी तो है। वो क्या?
ये व्यवस्था एक पिता को भी उसके सबसे खूबसूरत अनुभव से दूर कर देती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जब कानूनी ढांचा पिता को शुरुआत में ही इस प्रक्रिया से बाहर कर देता है, उसे छुट्टी न देकर या सिर्फ नाम मात्र की कुछ दिनों की छुट्टी देकर, तो वो उसे अपने बच्चे की जीवन के शुरुआती और सबसे अहम दिनों में भावनात्मक जुड़ाव बनाने के मौके से वंचित कर रहा है। सही बात है। बच्चे को दोनों की जरूरत होती है। बिल्कुल। कोर्ट यह संदेश दे रहा है कि आधुनिक परिवारों में एक बच्चे को पालना एक साझा जिम्मेदारी है। अगर हमें वर्कप्लेस पर और घर के अंदर असली समानता लानी है, तो पैटर्निटी लीव सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जरूरत है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हमने इस चर्चा की शुरुआत एक सख्त ब्लूप्रिंट की बात से की थी, जहां सब कुछ बायोलॉजिकल था, एक फिक्स ढांचा था। लेकिन इन तमाम दलीलों और सुप्रीम कोर्ट के नजरिए को देखकर ये बिल्कुल साफ हो गया है कि कानून अब उस पुराने ढांचे से बाहर आ रहा है। हाँ, आज के इस पूरे विश्लेषण के मुख्य सारांश को अगर हम एक जगह समेटें, तो सबसे बड़ी बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ये सुनिश्चित करता है कि कानून अब आधुनिक भारतीय परिवारों की व्यवहारिक वास्तविकता को दर्शा रहा है। मतलब जो ग्राउंड रियलिटी है। बिल्कुल। एक पुरानी मनमानी दीवार जो बायोलॉजिकल माँ और गोद लेने वाली माँ के बीच खड़ी थी, वो अब पूरी तरह से गिरा दी गई है। कानून की नजर में माँ होती है। सही कहा। चाहे बच्चा कोख से जन्म ले या किसी जटिल कानूनी प्रक्रिया से होकर जीवन में आए, मातृत्व की भावना, जिम्मेदारी और उसे मिलने वाला अधिकार समान है। ये फैसला उन हजारों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो कारा की लंबी, कठिन और थका देने वाली प्रक्रिया से गुजरते हैं। सच में। अब उन्हें कम से कम ये चिंता तो नहीं सताएगी कि बच्चे के घर आने पर उन्हें अपनी नौकरी और बच्चे की देखभाल के बीच किसी एक को चुनना पड़ेगा। बिल्कुल। और इस फैसले की अहमियत केवल कानूनी किताबों या वकीलों की बहसों तक सीमित नहीं है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि हमारा समाज कैसे विकसित हो रहा है। हम रिश्तों को किस तरह से एक नई परिभाषा दे रहे हैं। ये सिर्फ कानूनों का बदलना नहीं है, ये हमारी सामूहिक चेतना का विस्तार है। जब कानून मानवीय भावनाओं और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को समझने लगता है ना, तो वो ज्यादा न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करता है। और ये चेतना का विस्तार किसी एक फैसले के साथ रुकने वाला तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। जब न्याय तंत्र का एक दरवाजा खुलता है तो वो कई और नई संभावनाओं को जन्म देता है। हमने आज देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस पुराने सख्त बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को नकार दिया है। कोर्ट ने यह स्थापित कर दिया है कि मातृत्व और परवरिश जैविक प्रक्रिया या ब्लड लाइन से कहीं ज्यादा एक भावनात्मक और देखभाल की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जो हम सबको भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। अगर देखभाल और प्यार ही परिवार की नई कानूनी कसौटी है, तो क्या भविष्य में ये सोच उन नॉन ट्रेडिशनल या गैर परंपरागत परिवारों के अधिकारों को भी एक नया रूप देगी? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। मतलब अगर हम सोचे हैं उन अविवाहित जोड़ों के बारे में जो मिलकर एक बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, या उन अभिभावकों के बारे में जो शायद अभी तक कानूनी रूप से किसी बच्चे के माता पिता नहीं बने हैं, लेकिन पूरी लगन से उस बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। अगर कानून सचमुच उस सख्त कंक्रीट के ब्लूप्रिंट को छोड़कर भावनाओं और चाइल्ड वेलफेयर के आधार पर खड़ा हो रहा है, तो क्या हम उस दिशा में बढ़ चुके हैं जहां आने वाले समय में अदालतें रक्त संबंधों और कागजी मोहरों से ज्यादा इस बात को मान्यता देंगी कि वास्तव में कौन उस बच्चे से प्यार कर रहा है और उसकी देखभाल कर रहा है? बिल्कुल। क्या परिवार का भविष्य अब डीएनए के बजाय देखभाल के धागों से बुना जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और शायद आने वाले कुछ सालों में हम इन्हीं कानूनी कमरों से इस जवाब का आते हुए देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। तो आज की इस विस्तृत छानबीन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नए विश्लेषण के साथ।